एवरीवन, दिस इज स्नेहा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स और जिसे हिंदी में कहा जाता है पुष्पी पादपों के आकार की। इस चैप्टर को हमने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और हमने पहले वीडियो जो आई थी जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में। मोर्फोलॉजी का मतलब भी मैंने वहाँ पे बताया था कि मोर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम किसी प्लांट, किसी पादप, किसी पौधे की जब बाहरी आकार, ठीक है, संरचना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं आकार की, यानी कि मोर्फोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी जब हम किसी प्लांट के अंदर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तब उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं, ओके। तो मोर्फोलॉजी के बारे में ही हमने स्टडी करनी है हमें, ठीक है। बाहर के सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बाहर से दिखने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रूट, ओके। जड़ या मूल इसे कहा जाता है, जड़ बोल दो या मूल बोल दो, दोनों का ही रिलेशन एक ही चीज़ से है, किससे? रूट से, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रूट। द रूट यानी कि जड़ या फिर मूल, ठीक है ना। दोनों का मतलब सेम है, जड़ बोल दो या फिर मूल बोल दो, ठीक है। कहीं मैं जड़ शब्द का प्रयोग भी करूँगी, कहीं कहीं पर मैं मूल शब्द का प्रयोग करूँगी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोनों का रिलेशन सेम चीज़ से है, रूट, ठीक है, रूट का ही मतलब होता है। तो जड़ होती क्या है? मैंने बताया था, आप लोग हमेशा से जानते हो और आपने पढ़ा भी होगा कि जो जड़ होती है वो बीज के अंकुरण के समय, यानी कि पहले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जड़ बनती कैसे है? जो एम्ब्रियो होता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास, तो क्या बनता है? शीट्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनता है? शीट बनता है, यानी कि बीज बनता है। देन बीज के अंकुरण के समय, ठीक है, जब बीज क्या हो जाता है? जर्मिनेट करता है। जब बीज में जर्मिनेशन होता है तो क्या बनता है हमारा? तो हमारा बनता है प्लिम्यूल और रेडिकल। क्लियर है? ठीक है। तो दो चीज़ें बनती हैं, प्लिम्यूल बनता है और रेडिकल बनता है। यानी कि प्लिम्यूल को बोलते हैं प्रांकुर और रेडिकल को बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है। तो बीज का अंकुरण, यानी कि बीज है, ठीक है, इस तरह से ये बीज है, ये बीज होता है, ओके। एक बीज में ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाला पार्ट, किसी भी प्लांट की अगर मैं बात करूं तो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है शूट वाला और नीचे वाला पार्ट होता है रूट वाला, है ना। तो अगर ये क्या है? ये हमारा है बीज, ओके, शीड है। अब शीड जब क्या कर, जर्मिनेशन जब उसमें होता है, जब वो जर्मिनेट करता है, जब उसमें अंकुरण होता है, ठीक है, क्या हो, जब उसमें अंकुरण हो, अंकुरण की क्रिया हो, तो वहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बन जाता है प्रांकुर और ये वाला पार्ट बन जाता है मूलांकुर, ठीक है। और हमारी जो जड़ होती है, जो रूट होती है, वो किससे विकसित होती है? वो होती है मूलांकुर से, यानी रूट जो है वो मूलांकुर यानी रेडिकल से अराइज होती है। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख देते हैं, अब इस चीज़ को रफ कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो उसके दौरान शीट बनेंगे, बीज बनता है। फिर बीज का जब अंकुरण होगा, जब बीज का जर्मिनेशन होगा, जब वो जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेशन के ही थ्रू क्या बन जाएगा? उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बीज में दो भाग होते हैं, प्रांकुर ऊपर वाला प्लिम्यूल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और मूलांकुर यानी कि रेडिकल नीचे वाला पार्ट। अब बोलोगे कि प्रांकुर से हम क्या बनता है? तो प्रांकुर से हमारा शूट वाला सिस्टम बनता है ना। प्लांट में दो ही तो हमने दो कैटेगरी में तो उसको डिवाइड कर दिया है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किसी प्लांट को हमने दो भागों में बांट दिया, पहला रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। शूट वाला ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, मिट्टी, भूमि के ऊपर वाला भाग शूट सिस्टम कहलाएगा हमारा, ठीक है, और नीचे वाला मूलांकुर यानी कि रूट सिस्टम, ओके।
अब हम लिख देते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, सो रफ कर देती हूँ मैं इसे, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो डेफिनेशन क्या लिखूंगी मैं, डेफिनेशन लिखूंगी कि किसी पादप का वह भाग जो अंकुरित बीज के मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है। ओके, क्लियर है। यानी कि हमारी जो रूट होती है, जो जड़ होती है, वो किसी पादप, किसी प्लांट का वो वाला पार्ट होता है, वो भाग होता है जो किससे अराइज हो, जो मूलांकुर से बनता हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो मूलांकुर से, रेडिकल से जो हमारी जड़ होती है वो किससे बनती है, रेडिकल से अराइज होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जड़ यानी कि पौधे का वह भाग, या फिर ये पूछ सकते हैं कि मूल जो होती है या जड़ जो होती है वो किससे बनती है। ठीक है, बीज के किस भाग से, या फिर सीधा पूछ सकते हैं कि वो किससे बनती है, किससे उसका निर्माण होता है, किससे वो उत्पन्न होती है। तो आंसर यही होगा कि वो मूलांकुर से बनती है, यानी कि रेडिकल से अराइज होती है। ओके, तो अब बात आ जाती है कि हमारे, अब हम सब जानते हैं कि जो रूट होती है वो जमीन यानी भूमि के नीचे यानी कि भूमि के अंदर वृद्धि करती है, और प्रकाश से दूर यानी कि ऊपर तो जाएगी नहीं, है ना। रूट जो होती है वो जमीन के अंदर वृद्धि करती है। तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो हमारी रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, जो रूट होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। क्यों, देखो जियोट्रॉपिक यानी कि जमीन के अंदर, भूमि के अंदर। ठीक है, तो जियोट्रॉपिक का मतलब भी होता है कि पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर वो वृद्धि कर रही है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी कि प्रकाश की ओर। ठीक है, तो जियोट्रॉपिक का मतलब है भूमि, जल, जमीन के अंदर वो वृद्धि कर रही है, अंदर की ओर ग्रो कर रही है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है यानी कि प्रकाश से दूर वो जा रही है, वृद्धि कर रही है। ओके, तो इस चीज़ को और मैं डिटेल में लिख देती हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकती हूँ, इसको रफ कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जड़ प्रकाश के विपरीत यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा भूमि अथवा जल की ओर यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करती है। ठीक है, गति करती है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगी और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ। तो जड़ जो है, जो रूट है, वो कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और
नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, एक बेसिक चीज़ हो गई जड़ के बारे में कि जड़ बनती किससे है, मूलांकुर से, रेडिकल से अराइज होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो, फिर इसे रफ करके आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि हमें इस रूट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो इस चीज़ को रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमें इस चैप्टर में यानी कि जड़ में हमें क्या क्या पढ़ना है। रूट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें पहले तो पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है द रूट में टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट यानी कि जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं जड़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है इसमें, दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है रीजन्स ऑफ रूट। अब रीजन्स ऑफ रूट क्या है, जड़ के क्षेत्र। जड़ के क्षेत्र यानी कि जड़ को अलग अलग टाइप्स में, मतलब अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है। कैसे कि रीजन्स उसमें बनाए हुए हैं, क्षेत्र के इस वाले रीजन में, इस जगह पर इतने क्षेत्र में अलग अलग सेल्स हैं, अलग सेल काम कर रहे हैं, वो उनका पर्पस कुछ और है, वो कुछ और करने के लिए, ठीक है, सेल्स बना रहे हैं। तो इस तरह से रीजन्स में उसे बांट दिया गया है। 3 रीजन है आपके में। ठीक है, रूट में। थर्ड है फंक्शन ऑफ रूट या फिर मोडिफिकेशन ऑफ रूट। मोडिफिकेशन ऑफ रूट जड़ों का रूपांतरण। जड़ों का रूपांतरण क्या है, जड़ों का रूपांतरण, मोडिफिकेशन क्या होता है। कभी कभी रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई होकर कुछ और काम करने लगती हैं, कभी कभी वो रेस्पिरेशन में हेल्प करने लगती हैं, फूड स्टोरेज में हेल्प करने लगती हैं। ठीक है, क्रॉप रूट्स की तरह वो काम करने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मोडिफिकेशन ऑफ रूट थोड़ा बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ आ जाता है हमारा लास्ट, फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट यानी कि जड़ के कार्य। ठीक है, तो 4 चीजें हमें पढ़नी है जड़ में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के प्रकार। 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी मूसलाजड़, दूसरी होती है झकड़ा मूल, ठीक है, झकड़ा जड़ बोलते हैं जिसे, और तीसरी होती है अपस्थानिक जड़। ठीक है, यानी टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहले बात आ जाती है टैप रूट के बारे में। टैप रूट की बात कर लेते हैं। तो टैप रूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसे बोला जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैप रूट की। ठीक है, टैप रूट सिस्टम, इंग्लिश में, हिंदी में इसे कहते हैं मूसला जड़ तंत्र। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख दूंगी इस चीज़ से रिलेटेड, और यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मान लो ये शूट का पार्ट है, ये तना वाला पार्ट है, ऊपर तना है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर जड़ है। तो अगर मैं जड़ की बात करूँ तो कुछ हमारी इस तरह से मेन रूट होती है, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, टैप रूट में एक मेन रूट होती है जिसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। इस रूट में से और भी काफ़ी सारी सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, जो किसका रूप होती है, लिटरल रूट्स का। ओके, तो यानी कि अगर मैं पॉइंट्स लिखूं तो पहला पॉइंट मैं यही लिखूंगी, कि यह मुख्य रूप से द्विबीजपत्री
यानी कि डायकोटिलेडन्स पौधों में या पादपों में पाई जाती है। जो हमारी टैपरूट होती है वो मेनली अगर हम बात करें तो द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, जो पादप होते हैं, ठीक है, डायकोटिलेडन्स प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये पाई जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यह है मूलांकुर से विकसित होकर के एक मुख्य जड़ का निर्माण करती है। ओके, बात समझ में आई? तो हमारी टैपरूट जो होती है, पहला पॉइंट तो ये है कि द्विबीजपत्री डायकोटिलेडन्स में पाई जाती है। दूसरी बात कि ये सीधा के सीधा रेडिकल से अराइज होती है, यानी कि डायरेक्ट एलोंगेशन होती है किसकी, रेडिकल की, यानी मूलांकुर से बनती है। मूलांकुर से बनने के बाद ये मुख्य जड़ यानी कि एक मेन रूट बनाएगी, और मेन रूट को यानी ये मोटी सी रूट जो आपको दिख रही है इसी को हम बोलते हैं मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट। ओके, प्राइमरी रूट क्लियर है, निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्राथमिक जड़ यानी कि प्राइमरी रूट कहते हैं। ओके, कहते हैं। अब क्या होता है, अब इस प्राइमरी रूट से और भी काफ़ी सारी लिटरल रूट्स निकलती हैं, यानी सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो यहाँ पर ये प्राइमरी रूट है, ठीक है, मेन रूट जिसको हम बोलते हैं ये हमारी प्राइमरी रूट है। अब एक रूट में से जो ये वाली रूट्स निकल रही हैं इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, ठीक है, यानी कि 2 डिग्री। ओके, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो अब इससे काफ़ी सारी पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। अब इससे अब ये 1 डिग्री जो प्राइमरी रूट है उससे काफ़ी सारी लिटरल रूट्स निकलती हुई दिखाई देंगी। इनको हम सेकेंडरी रूट, द्वितीयक जड़ और टर्शियरी रूट यानी तृतीयक जड़ हम बोलते हैं, ठीक है। पार्श्व शाखा यानी कि लिटरल रूट्स निकलती हैं, ठीक है। ये हमारी सेकेंडरी रूट हो गई। अब ये सेकेंडरी रूट्स हो गई। ओके, इसी तरीके से अब इस सेकेंडरी रूट में से और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी रूट्स यहाँ पर निकलेंगी इस तरह से। ओके, इस तरह से, तो इनको क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट। अब ये क्या है, टर्शियरी रूट्स हैं, यानी 3 डिग्री। बात क्लियर है? ओके, समझ में आई? तो इस तरह से काफ़ी सारे रूट जो हैं प्राइमरी रूट से, लेकिन मेन रूट कौन सी है जो कि सीधा रेडिकल से अराइज हुई है, वो हमारी है मेन रूट, प्राइमरी रूट है, ठीक है। बीच में जो मोटी वाली रूट आपको दिख रही है निकलती हुई। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। टैपरूट का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो बात आ जाती है हमारी सरसों का पौधा, ठीक है। सरसों यानी कि मस्टर्ड प्लांट जो होता है, सरसों का पौधा। ओके, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है चना यानी कि ग्राम। ओके, बात समझ में आई? तो ये होता है टैपरूट के बारे में। टैपरूट के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर साथ ही नीचे यानी मेन रूट पर ही छोटे छोटे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम, ठीक है, यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय रोम होते हैं जो कि रूट हेयर्स कहलाते हैं, रूट हेयर्स।
मूल रोम। मूल रोम के बारे में फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे उसमें मूल रोम का जो काम है, जो कार्य वो करते हैं, उसके बारे में हम उसे पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, मूल रोम बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसे रफ करके हम नेक्स्ट अपना टाइप पढ़ेंगे। ये टाइप पहला है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। ओके, सेकेंड टाइप है हमारा मूसला जड़ तंत्र, यानी कि फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं झकड़ा मूल तंत्र। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, झकड़ा मूल तंत्र यानी कि जड़ के बारे में ही वहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जड़ का ही एक प्रकार है फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर फाइब्रस वर्ड आया, यानी कि जो हमारी जड़ होती है, जो रूट होती है, वो कुछ फाइब्रस की फॉर्म में ही निकलती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी रूट है, ठीक है, रूट है, तो झकड़ा मूल तंत्र में क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो फाइब्रस रूट सिस्टम में, ठीक है, मोस्टली हम एक बीजपत्री पौधों की, ठीक है, मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे टैप रूट होती है, मतलब मूसला जड़ जो होती है, ठीक है, यहाँ पर एक बीजपत्री पौधों में वो एकदम से मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि अल्पायु होती है, कुछ टाइम के बाद वो नष्ट हो जाती है। कैसे कि मान लो कि ये कोई स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है, ये हमारा स्टेम का पार्ट है, ठीक है, शूट का पार्ट है, ये स्टेम है। ओके, यहाँ पर इस तरह से ठीक है, इस तरह से। ओके, ये हमारे स्टेम का पार्ट है। अब जो हमारी जड़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक टैप रूट थी, यहाँ पर एक टैप रूट थी, ठीक है। टैप रूट जो होती है थोड़ी मेन रूट भी होती है, उसमें टर्शियरी रूट्स भी होती हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारी लिटल रूट्स भी होती हैं। तो मान लो कि एक टैप रूट थी इस तरह से, इस तरह से। कुछ टाइम बाद, जैसा ये यहाँ पर बोला भी गया है कि फाइब्रस रूट में जो टैप रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ये शॉर्ट लिव्ड थी, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये नष्ट हो गई, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये क्या हो गई, नष्ट हो गई, मर गई। और यहाँ पर बहुत सारे फाइब्रस निकल गए, यानी कि जो हमारी टैप रूट होती है, ठीक है, जो प्राइमरी रूट होती है वो किस में रिप्लेस हो जाती है, वो बहुत सारे फाइब्रस में, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस में वो रिप्लेस हो जाती है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे रेशे टाइप के निकल आते हैं, ठीक है, इस तरह से। बेस ऑफ स्टेम, तने के आधार से ही यहाँ पर काफ़ी सारे रेशे जो हैं, रेशे टाइप की संरचना निकल आती है, यानी इस तरह से जड़ के रूप में रेशे निकल आते हैं, फाइब्रस निकल आते हैं। सो इट्स कॉल्ड अ फाइब्रस रूट सिस्टम, इसीलिए इसको बोला जाता है झकड़ा मूल तंत्र, ठीक है। तंतु मूल तंत्र भी इसको बोल सकते हैं, बहुत सारे तंतु निकल आते हैं ना, क्योंकि तो इसीलिए। तो अब लिखेंगे क्या हम, ठीक है, ये क्या है, तंतुक है ना, रेशे हैं। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, कुछ एक बीज पत्री पौधों में यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है मोनोकोटिलिडन्स की। कुछ मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं, कुछ एक बीजपत्री पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पर जो हमारी
प्राइमरी रूट होती है वो रिप्लेस हो जाती है किसमें, फाइब्रस में, ठीक है। और एक लार्ज नंबर होता है फाइब्रस का, बहुत सारे फाइब्रस जो है वहाँ पर निकल आते हैं। तो एकबीजपत्री पौधों में मोनोकोटिलेडन्स में प्राथमिक जड़ अथवा मुख्य जड़ अल्पायु होती है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। और इसके आधार से, ठीक है, तने के आधार यानी कि बेस ऑफ स्टेम से काफी सारे तंतुनुमा संरचना निकल आती है, ओके। तो यही चीज होती है, देखो स्टेम के बेस से ये निकल रहा है ना। पहले तो इसमें, अब ऐसी बात नहीं है कि इसमें जड़ थी नहीं, रूट तो इसमें थी, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड थी, अल्पायु थी, कुछ टाइम के बाद वो नष्ट हो गई, मर गई, और वहां से बहुत सारे फाइब्रस जो हैं, ठीक है, वो निकल आए, ओके। तो ये स्टेम है, बेस ऑफ स्टेम यहाँ पर लिख देती हूँ, बेस ऑफ स्टेम, ठीक है, तने का आधार है जहाँ से इतने सारे रेशे जो हैं वो निकले हैं, ठीक है। तो तंतुनुमा या रेशेदार, ठीक है, यहाँ पर रेशेदार लिख देती हूँ, बहुत सारे रेशे जैसी संरचना निकल आती है, ओके। तो ये था हमारा क्या, दूसरा टाइप, जिसको बोलते हैं झकड़ा मूल तंत्र। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल में आपका आ जाता है वीट, यानी कि गेहूं, ठीक है, गेहूं का पौधा, एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है गेहूं का पौधा, यानी कि वीट, और दूसरा चावल, यानी कि राइस, ठीक है। तो जिसने देखा होगा गेहूं का पौधा, चावल के पौधे, है ना, तो उन्होंने देखा होगा, और ये एनालाइज भी किया हुआ कि उनकी जड़ें होती हैं कुछ ऐसे ही, वहाँ पर भी फाइब्रस जो है निकलती हुई दिखाई देते हैं, ओके। तो ये सेकंड पार्ट है। तो अब हमें पढ़ना है लास्ट, मतलब टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है। लास्ट टाइप है जिसका नाम है अपस्थानिक जड़, टाइप 3 है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपस्थानिक जड़ तंत्र, इंग्लिश में से बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। क्या ऐसी खासियत है कि इतना चर्चे में है और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं अपस्थानिक जड़ तंत्र से पूछे जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अपस्थानिक जड़ जो होती है वो एक ऐसी जड़ है जो रेडिकल से अराइज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? ठीक है, तो यहाँ पर यही कारण है कि रेडिकल से अराइज क्यों नहीं होती। क्यों? यहाँ पर पॉइंट की तो लिखूँ तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो मैं यही लिखूँगी, यह मुख्य रूप से एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलेडन्स में पाई जाती है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट यह है क्यों,
ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर ये रेडिकल से अराइज नहीं होती? क्यों? क्योंकि जब जर्मिनेशन होता है, जब एक सीड का, ठीक है, जब सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट जब वो करता है, तो जो रेडिकल है, जो रेडिकल होता है, तो उसमें दो पार्ट्स बनेंगे, एक शूट बनेगा और एक रूट बनेगा, ठीक है। तो रूट जो है यानी कि रेडिकल बनेगा और एक प्लिम्यूल बनेगा, ठीक है। एक क्या बनेगा? प्लिम्यूल और एक रेडिकल। तो जब जर्मिनेशन होता है, जब बीज का अंकुरण होता है, तब जो रेडिकल है वो नष्ट हो जाता है और प्लिम्यूल बचता है। यही कारण है अपस्थानिक जड़ जो होती हैं वो रेडिकल से अराइज नहीं होती, ठीक है। यही कारण है क्योंकि वहाँ पर रेडिकल बनता ही नहीं है, वो नष्ट हो जाता है, वो मर जाता है, इसीलिए, ठीक है। जर्मिनेशन के टाइम पर ही जब अंकुरण होता है बीज का। ओके, तो कारण लिख देते हैं क्यों नहीं होती अपस्थानिक जड़ जो है वो हमारी रेडिकल से अराइज नहीं होती, क्या कारण है उसका, ठीक है। बीज के अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय इसमें इसका मूलांकुर नष्ट हो जाता है, ठीक है, यही कारण। और अब डेफिनेशन मेन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि, ठीक है, तो यही है कि बीजों के अंकुरण के समय इसका जो मूलांकुर है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित ओके। तो रेडिकल के अलावा, ठीक है, मूलांकुर के अतिरिक्त प्लांट के किसी अन्य भाग से अगर वो बन जाए, वो रूट बन जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे अपस्थानिक जड़। तो क्वेश्चन ऐसा इस तरह से आ सकता है कि ऐसी कौन सी रूट, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ रूट है जो रेडिकल से अराइज नहीं होता, रेडिकल से उसकी उत्पत्ति नहीं होती, मूलांकुर से वो नहीं बनता। तो आंसर क्या होगा? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है, यानी कि अपस्थानिक जड़ तंत्र। कैसे होता है? बनियान ट्री सबने देखा है, ठीक है, मतलब किसी ने मतलब सदस्य उसको नहीं देखा होगा लेकिन टीवी वगैरह में देखा होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये बरगद का पेड़ है, इस तरह से, इस तरह से वहाँ पर देखो इतना बड़ा पेड़ होगा तो उसे सहारे की ज़रूरत तो होगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो बरगद का पेड़ है, मान लो ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, और अच्छा बना देते हैं इसको, मान लो ऐसे ये बरगद का पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉप रूट्स निकलती हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉप रूट्स जो हैं ऐसे लटकती हैं, इनको बोला जाता है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स का मतलब क्या है? सहारा देने वाली, सहारा देने वाली जड़ें, ठीक है, जो सहारा देंगे। अब इस प्लांट को सहारे की ज़रूरत है, ठीक है, तो सहारा कौन देंगे? ये प्रॉप रूट्स देंगे, ठीक है। काफ़ी सारी जड़ें जो हैं, मतलब ये जड़ें ही होती हैं जो लटकती हैं ना, तो वो क्या होती हैं? जड़ें ही होती हैं। और जिसके घर के आसपास ये होगा उन लोगों ने तो झूला भी झूला होगा इसे, है ना, इसको पकड़ करके। तो अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल यही लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है हमारा मका, पहला एग्जाम्पल है हमारा बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़, बरगद यानी बनियान ट्री
सेकंड है हमारा मक्का यानी कि मेज़, ओके। और थर्ड है हमारा मॉन्स्टेरा, ठीक है, मॉन्स्टेरा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल है इसके। पहला बरगद, ठीक है, बरगद जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़। दूसरा है मक्का, मेज़, और तीसरा है मॉन्स्टेरा, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आप जो हैं याद कर लेना इसकी, ओके। तो ये अपस्थानिक जड़ लास्ट टाइप जो था वो भी फिनिश हो गया। अब इसको रफ करके अब हम सेकंड चीज़ पढ़ते हैं। सेकंड जो है वो है रीजंस ऑफ रूट, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो इसको रफ कर दूंगी, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है रीजंस ऑफ रूट। रीजंस ऑफ रूट हमें अब पढ़ना है, ठीक है। रीजंस ऑफ रूट, जड़ के क्षेत्र, ठीक है। थोड़ा पीछे लिख देते हैं हम इसे, ठीक है। रीजंस ऑफ रूट यानी कि जड़ के क्षेत्र। तो अब यहाँ पर बनाकर देखते हैं हम, ठीक है, क्या बोलते हैं रीजंस ऑफ रूट, कौन कौन से रीजंस है रूट में। तो इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर 3 रीजंस होते हैं किसी रूट में। तो एक रूट का टाइप है ये, ठीक है, रूट है मान लो ये हमारी। तो अलग अलग रीजंस होते हैं इसमें, ठीक है, अलग अलग रीजंस होंगे। तो यहाँ पर ये हमारे रूट हेड्स हैं मान लो, ठीक है, ये हमारे क्या है, रूट हेड्स हैं। ये हमारे क्या है, रूट हेड्स हैं। इस चीज़ को बोलते हैं, अभी हम मैं नेम बाद में लिखूंगी, ठीक है, लेबलिंग बाद में करूंगी, पहले समझा देती हूँ। तो यहाँ पर भी अलग अलग सेल्स होते हैं, और एक यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये हमारा है रूट कैप, ठीक है, ये हमारा क्या है, रूट कैप है। तो ये हमारा है रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, ये हमारे हैं रूट हेड्स। और अब मैं नेम आउट करूँ, अगर नाम लिखूँ अगर मैं, तो ये हमारा हो गया रूट कैप है, ये तो हमारा रूट कैप है। ये वाला जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, हिंदी में मैं अभी लिख दूंगी, ठीक है, इसे अभी पूरा क्लियरली मैं ऐसे समझाऊंगी, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है इसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये वाला जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। और ये सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी रूट को हमने 3 पार्ट्स में उसे मतलब उसमें अगर हम देखें, ठीक है, रीजन्स की अगर हम बात करें, क्षेत्रों की अगर हम बात करें कि एक जड़ है, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया, कहीं पर और कुछ और सेल्स वहाँ पर बन रहे हैं, फिर सेल्स में कुछ और वहाँ पर वो डिफ्रेंशिएटेड हुए, ठीक है, लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं और वहाँ पर रूट हेड्स जो हैं वो निकल आते हैं।
ठीक है, इस चीज़ को देखो ध्यान से। अब यहाँ पर लिखने वाली बात जो है, तो जो रूट कैप होता है, रूट कैप का काम क्या होता है, मूल गोप जिसे बोलते हैं, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिख ही रही होगी, एक पैनी सी मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक कैप बना हुआ है। और कैप ये क्यों बना हुआ है, क्यों होता है ये कैप, ठीक है। रूट कैप की अगर मैं बात कहूँ तो रूट कैप मूल गोप, तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो रूट होती है वो सॉइल में अंदर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी रूट कैप, ठीक है। इस टाइप से नोक बनी हुई, ठीक है, नोक जैसी। तो नोक जैसी क्यों, क्या कारण है इसका, किस तरह से होती है। तो पहली चीज तो जब ये सॉइल में अंदर जाती है, ठीक है, तो पहली चीज तो ये नोक की तरह है, ठीक है। रूट कैप जो होती है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से दिख रही होगी तुम्हें, है ना। तो इस तरह से इसका आकार ऐसा क्यों है, ताकि वो सॉइल में आसानी से इजीली वो अंदर जा सके, ठीक है। अगर वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे रूट्स ऐसी होती हैं जो वाटर, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं पानी वाले वाटर में जो होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनमें आपको रूट कैप देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी में रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। पानी में रास्ता बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन सॉइल की अगर हम बात करें, मिट्टी की अगर हम बात करें, तो उसमें रास्ता बनाने की ज़रूरत होती है। और रास्ता बनाने के लिए ये नोक जैसी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे एपेक्स पर यानी टिप पर पाई जाती है रूट के। अब रूट का टिप वाला पार्ट कौन सा है, नीचे है ना। रूट क्योंकि नीचे की तरफ अगर वो ग्रो कर रही है, अगर वो नीचे की तरफ अगर वो विकसित हो रही है, वृद्धि कर रही है, तो उसका एपेक्स वाला पार्ट, उसका टिप वाला पार्ट कौन सा है, ये है ना। और टिप पर ही हमारा रूट कैप पाया जाता है। कैप क्यों है, रूट कैप क्यों है, एक तरह से वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है, रूट के टेडिक्स को, ठीक है, एपेक्स वाले पार्ट को वो क्या कर रही है, रूट कैप प्रोटेक्ट भी कर रही है, प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है, प्रोटेक्शन, ठीक है, बचाने का। क्योंकि सॉइल में अगर वो नीचे जाएगी तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे रूट खराब भी हो सकती है ना। तो इसीलिए रूट कैप जो है उसकी सुरक्षा भी करती है, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट की, ओके। और मदद करती है किस लिए, सॉइल में अंदर जाने की वजह से, क्योंकि बहुत नोक जैसी इस तरह से स्ट्रक्चर अगर होगी तो आसानी होगी, है ना, नोक जैसी स्ट्रक्चर अगर होगी उसकी, ठीक है। तो ये होती है रूट कैप, मूल को इसको बोला जाता है। कुछ मिलीमीटर ऊपर ही हमारा नेक्स्ट पार्ट पाया जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। पढ़ लेते हैं क्या होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो रूट कैप समझ में आया, प्रोटेक्शन के लिए प्लस उसे सॉइल में रास्ता बनाने के लिए, ठीक है, ओके। तो पहला हमारा क्या है रीजन, पहला हमारा रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ओके। पहला है, हिंदी में से बोलते हैं विभज्य ऊतक, विभज्य ऊतक की सक्रियता का क्षेत्र, सक्रियता का क्षेत्र। तो विभज्य ऊतक के बारे में आप सब जानते हो, मेरिस्टेमेटिक पढ़ा होगा। मेरिस्टेम सेल्स जो होते हैं, जो विभज्य ऊतक कोशिकाएं होती हैं, मेरिस्टेम्स होते हैं, मेरिस्टेम स्पेशली कौन से, एपेक्स वाले, जो टिप पर पाए जाते हैं, जो बिल्कुल एपेक्स पर पाए जाते हैं, शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो होते हैं उनका काम होता है कि वो डिवाइड करें रिपीटली, ठीक है, वो डिवीजन कर रहे हैं, लगातार डिवीजन करते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो कुछ मिलीमीटर ही ऊपर ही, कुछ मिलीमीटर ऊपर जो है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाया जाता है। किसके ऊपर, किसके मिलीमीटर ऊपर, रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर ही आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाया जाता है। क्या होता है इसमें, पॉइंट आउट कर लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, मूल गोप के कुछ मिलीमीटर
ऊपर शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक का क्षेत्र होता है, जिनमें छोटी कोशिकाएं, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, ठीक है, स्मॉल सेल्स, स्मॉल सेल्स होंगे। देखो अब छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी तो वो इतना मतलब इतनी ज़्यादा फास्टेस्ट वो डिवाइड करती हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में खुद को बढ़ा लेती हैं। अब छोटे छोटे सेल्स होंगे तो वो डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा तेज करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनमें विभाजन होगा। तो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, स्मॉल सेल्स होती हैं। प्लस यहाँ पर क्या होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, यानी कि पतली भित्ति, पतली भित्ति वाली, यानी कि थिन वॉल्ड, पतली भित्ति होना जरूरी है। थिन वॉल्ड अगर वो थिन वॉल्ड होंगी तो वो डिवाइड आसानी से कर पाएंगी। जैसे कि अगर एक सेल है तो वो डिवाइड तब करेगा ना जब इस तरह से उसकी वॉल थिन होगी, है ना, इस तरह से, है ना। तो थिन वॉल्ड होना, छोटी कोशिकाएं होंगी, जो भित्ति है वो पतली होगी, प्लस और क्या, सघन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वाली, यानी कि डेंस प्रोटोप्लाज्म उसमें होना चाहिए, डेंस प्रोटोप्लाज्म। ओके, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेल्स जो है वो बहुत तेज़ी से इस तरह से डिवीज़न अगर वो करेंगे, ठीक है, तो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है ना, संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। प्लस यहाँ पर पतली भित्ति होगी तो आसानी होगा डिवीज़न करने में, ठीक है, डिवाइड करने में। प्लस सघन प्रोटोप्लाज्म वाली कोशिकाएं होती हैं वो, क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी डिवीज़न करने के लिए। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, प्रोटोप्लाज्म जितना ज़्यादा होगा तो उतनी जल्दी से वो क्या करेंगी, डिवीज़न करेंगी। ओके, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। यहाँ पर काम सिर्फ इतना है कि सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगी, ठीक है, डिवीज़न ही करना है उनका काम, ठीक है, क्योंकि नाम ही है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, तो ये बात अब बात आ जाती है रीजन ऑफ इलोंगेशन की। रीजन ऑफ इलोंगेशन में यानी कि सेकेंड टाइप आ जाता है रीजन ऑफ ठीक है, इलोंगेशन। ओके, सॉरी, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन हिंदी में से बोलते हैं दीर्घीकरण का क्षेत्र, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इलोंगेशन, और यहाँ पर देखने में भी आपको दिख रहा होगा कि सेल्स जो हैं वो लंबी लंबी हैं, इस टाइप से लंबी लंबी कोशिकाएं बन रही हैं। यानी कि पहले काम क्या था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, कि सेल्स जो है वो धड़ाधड़ डिवीजन कर रही थी, डिवाइड हो रही थी, ठीक है, डिवाइड कर रही थी वो रिपीटली, यानी बार बार, ठीक है, कोशिकाएं जो है बार बार डिवाइड कर रही थी, और छोटी छोटी सेल्स थी वहाँ पर ताकि वो आसानी से डिवाइड कर पाएँ। दीर्घीकरण के क्षेत्र में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो लंबे हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर अब मैं लिखूँ, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब खास है नहीं, बस यही चीज़ है कि सेल्स जो है वो लंबी लंबी हो जा रही हैं, किसमें, रीजन ऑफ इलोंगेशन में। तो क्वेश्चन अगर आए कि ऐसा कौन सा रीजन है या फिर ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, जड़ का, जहाँ पर जो रूट है या जड़ है उसकी लंबाई निर्धारित हो रही है, यानी लंबाई बढ़ रही है, तो किस क्षेत्र में बढ़ती है लंबाई, रूट की, दीर्घीकरण के क्षेत्र में, यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में। ओके,
तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखेंगे कि मेरिस्टेमी, या फिर हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, विभज्योतक सक्रियता के क्षेत्र के समीपस्थ यह क्षेत्र उपस्थित है, जिसमें कोशिकाएं लंबी लंबी हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, पहले यहाँ पर डिवीजन हुआ था जैसा कि मैंने बताया, अब यहाँ पर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो उनमें क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन प्लस इनलार्जमेंट, ठीक है। उनमें क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है और इनलार्जमेंट होता है, लार्जमेंट हो रहा है। किस लिए हो रहा है ये, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट, यानी कि रूट के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ही जो सेल्स है वो लंबी लंबी हो जाती हैं। ओके, इस तरह से लंबी लंबी सेल्स जो हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। ठीक है, लंबी लंबी हो जाती हैं तथा यह जड़ की लंबाई को बढ़ाती हैं। ओके, तो ये वाला रीज़न, ठीक है। सेकंड रीज़न जो था, रीज़न ऑफ इलोंगेशन, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें लास्ट पढ़ना है, लास्ट रीज़न के बारे में समझना है, रीज़न ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, थर्ड वाला, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वता का क्षेत्र। हिंदी में से क्या बोलते हैं, परिपक्वता का क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, लास्ट है रीजन में सेल्स जो थे वो डिवाइड कर चुकी हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, ठीक है, विभज्योतक की सक्रियता के क्षेत्र में जो सेल्स थी, जो कोशिकाएं थी, वो विभाजन कर चुकी होती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। रीजन ऑफ एलोंगेशन, यानी कि दीर्घीकरण के क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी लंबी हो जाती हैं। किस लिए, ताकि वो रूट की, यानी ताकि वो जड़ की लंबाई को बढ़ा सकें। जड़ की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, फाइनली वो सेल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं और उन्हें काम मिल जाता है करने के लिए, ठीक है। यानी वो हेल्प करते हैं किसमें, अब वहाँ पर रूट हेड्स निकल आते हैं। तो मैच्योरेशन हो चुके, मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, ओके। और वहाँ पर रूट हेड्स जो हैं वो निकल आते हैं, ओके। तो रूट हेड्स जो हैं आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। तो इस तरह से आप इसे याद भी कर सकते हो, ओके। परिपक्वता के क्षेत्र में क्या होता है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो सेल्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, जो सेल्स हैं वो हो जा रहे हैं डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं, ठीक है, एंड मैच्योर, यानी कि परिपक्व वो हो जा रहे हैं और उन्हें काम मिल जा रहा है, ठीक है। तो रूट हेड्स वो कंटेन, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, कंटेन्स रूट हेड्स। और रूट हेड्स का काम करते हैं, रूट हेड्स काम करते हैं फिर वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, एब्जॉर्बेशन का काम करते हैं। तो ये थे हमारे रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है, रीजन्स ऑफ रूट। तो पता चल गया, पहला था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में आपके सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन में वो सेल्स जो हैं वो लंबे लंबे हो जाते हैं। फाइनली रीजन ऑफ मैच्योरेशन में उन सेल्स को, उन कोशिकाओं को कुछ काम मिल जाता है और वो रूट हेड्स उनमें जो होते हैं
वो एब्जॉर्बेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसे रफ कर देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ रूट, लास्ट चीज़ है इसमें हमें पढ़नी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी रूट किस तरह से मॉडिफाई होती है। ओके, अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट। ठीक है, जड़ों के कार्य, क्या काम करती हैं जड़ें। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने जड़ों को देखा है तो सब लोग ये बोलते थे कि जड़ जो है वो एक प्लांट को जमीन में बनाए रखती है। ठीक है, उसे जोड़े रखती है, उसे एक स्थान पर स्थिर बनाए रखती है। ठीक है, इसके अलावा रूट हेड्स जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को, ठीक है, जल को और खनिज लवण जो होते हैं उन्हें अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, और वो शूट पार्ट जो होता है वहाँ तक उसे पहुँचाते हैं। ठीक है, प्लस वहाँ पर अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो और हम क्या बोल सकते हैं, जो रूट कैप होती है वो हमारी मदद करती है, रूट को वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और सॉइल में नीचे ही गति करने के लिए जब वो सॉइल में नीचे जाती है तो उसमें भी हेल्प करती है, क्योंकि वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, नोक की तरह उसकी संरचना होती है। ओके, तो यही सारी चीज़ें होती हैं, फंक्शन, रूट के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं उस चीज़ों को, तो आप उसे नोट कर लेना। ओके, तो पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन हम लिखेंगे यह है किसी भी पौधे को भूमि से जोड़े रखती है, जोड़े रखती है। पहला फंक्शन यही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो एक जड़ ही होती है, एक मूल ही होती है, एक रूट ही होती है जो किसी भी प्लांट को भूमि से जुड़ रखेगी। ठीक है, जमीन पर उसे बनाए रखेगी। अब क्या होता है कि कोई तूफान आया, ठीक है, तो आसानी से, अब टैप रूट अगर उसमें बनी है तो वो उखड़ेगा नहीं, है ना। इतना ज़्यादा नहीं होता कि तूफान आया तो पेड़ जड़ के साथ ही चला जाए, है ना, ये तो नहीं होता। अगर कोई जानवर अगर किसी प्लांट को अगर वो खा रहा है, जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये फ्लावर आया, ठीक है, और इसके नीचे इस तरह से जड़ है। ओके, तो कोई जानवर आया, ठीक है, मान लो कोई भी जानवर आया, कुत्ता बिल्ली आया, ठीक है, सॉरी बकरी आई, ठीक है, तो जब वो इस प्लांट के पास आएगी तो वो इसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट खा पाएगी, यहाँ तक खा पाएगी, ठीक है, या फिर यहाँ तक खा लेगी, लेकिन वो उसे पूरा नहीं चबा पाएगी, पूरा नहीं खा पाएगी। फिर क्या होगा, उसे खाने के बाद फिर से उसे पानी, खनिज लवण मिलेंगे, तो वहाँ से और भी फिर नई शाखाएं निकलेंगी, नए बर्ड्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ से फिर से प्लांट जो है वो बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से, ठीक है, तो पूरी तरीके से वो भूमि से पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाते, किसी कारण, जड़ के ही कारण। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जड़ का सिरा, जड़ का सिरा यानी कि जो टॉप पर होता है, यानी कि जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, वह मूल गोप, मूल गोप यानी कि रूट कैप, रूट कैप के ही थ्रू, ठीक है, के द्वारा सुरक्षित बना रहता है। अभी हमने जस्ट बात की थी, है ना, मूल गोप के बारे में। रूट कैप जो होता है वो क्या करता है, जब सॉइल में जो रूट होती है, जब सॉइल में वो वृद्धि करती है, ठीक है, नीचे की तरफ जाती है, तो एक रूट कैप ही होता है जो उसे मदद करता है अंदर जाने में भी, और उसकी सेफ्टी यानी प्रोटेक्ट भी उसको करता है, ताकि
वो डैमेज ना हो सके, रूट के जो टिप वाला पार्ट होता है वो डैमेज ना हो सके, इसीलिए मूल गोप यानी रूट कैप उसकी रक्षा करता है, सुरक्षित उसको बनाए रखता है। अब तीसरी चीज, जड़ में कई सारे एक कोशिकीय रोम यानी कि यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, जो मिट्टी यानी कि सॉइल से जल यानी कि वाटर तथा खनिज लवणों यानी कि मिनरल्स को अवशोषित करके तने तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो मूल रूम होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो सॉइल से, मिट्टी से जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसके विकास में, जो उसके डेवलपमेंट में काम करेंगी, ठीक है, उन्हें वो एब्जॉर्ब करके, उन्हें वो अवशोषित करके कहाँ तक, जो शूट वाला पार्ट है, जो शूट के यानी तना हो गया, तने तक वो पहुँचाते हैं उन सारी चीज़ों को। ठीक है, मूल रूम जो होते हैं, तो मेन है रूट हेयर्स, है ना, तो ये काम होता है रूट हेयर्स का। तो यही सारे फंक्शंस हैं, और भी कई तरह के फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। ठीक है, यानी जो रूट होती है वो मॉडिफाई हो जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें वो करने लगती हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।